आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ़ रज़ा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। जैसे कि कल हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम आज ठीक 4 बजे आपके मोबाइल पर होंगे। हमारे साथ कुछ राजनेता भी होंगे, बुद्धिजीवी भी हैं। उसी के साथ हमने जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसी से संबंधित कुछ चर्चाएँ करनी है। उसी से संबंधित हमने यहाँ मेहमानों को इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है। वो बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर उपस्थित है मेहमान। बिजनौर स्पीड न्यूज़ की ओर से करता हूँ। हमारे साथ हैं नजीबाबाद के वरिष्ठ पत्रकार, उसी के साथ बहुत ही ज़्यादा एक समझ रखने वाले राजनीति पे और एक विशेषज्ञ भी कहेंगे कि अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, इकबाल हिंदुस्तानी। उनका यहाँ पर स्वागत है। इकबाल भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बिजनौर स्पीड न्यूज़ पर। और हमारे साथ हैं विज़न कॉलेज के ऑनर हैं और नजीबाबाद के समाज सेवी भी हैं, अयूब भाई, जो कि बहुत एक समझ रखते हैं राजनीति में अपनी। वो भी आज हमारे मेहमान हैं। अयूब भाई, आपका स्वागत है। इसी बीच हमारे पास वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष है सुधीर पराशर जी। एक बड़ा नाम है हमारे ज़िले का, एक गदावर नेता है सुधीर पराशर जी, और हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ उनका रहना होता है और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सुधीर पराशर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद रजा साहब। इसी क्रम में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल जी की पार्टी अपना आप में एक पहचान रखते हैं, दिल्ली से शुरू होकर आज पंजाब तक और पंजाब से पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बनाने वाली आम आदमी पार्टी के हमारे साथ अध्यक्ष हैं नजीबाबाद के अबरार साहब, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को हमने बुलाया है वो भी कहीं अगर विलम्ब है, क्योंकि 4/24 का चुनाव है, सारी लोगों की निगाहें चुनाव है, क्योंकि 4 तारीख को नतीजे आने हैं। 4 तारीख से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। हम कोई एग्जिट पोल नहीं दे रहा है किसी को भी कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, ना हमें उसे वेट देना है। सीधे शब्दों में बात अगर करें तो जो चुनाव की एक लोकतंत्र है उसको लोगों ने निभाया, बढ़ चढ़कर वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक रहा। तो क्या उम्मीद है कि 4 तारीख को जब ये जो ईवीएम के गर्भ में लोगों के वोट हैं उसका क्या एक लोगों तक मैसेज जाएगा? इकबाल भाई, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 4 तारीख को क्या होगा ये तो तभी काउंटिंग के बाद पता लगेगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं या जो लोग अपने अनुमान बता रहे हैं, आकलन बता रहे हैं, उसको लेके मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इतना एक तरफा हो गया है कि वो बजाय सत्ताधारी दल से सवाल पूछने के विपक्ष को टारगेट करता है। तो इसलिए वो उसका जो एग्जिट पोल है वो कुछ ठीक होगा, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास नहीं है। तो उस पर मैं बात ना करके इस पर करूँगा कि ये जो चुनाव हुआ, डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद जैसे मान लीजिए चुनाव होते हैं, लोगों को अपनी राय देने का हक मिलता है। तो मैंने पहली बार ऐसा नोट किया कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यानी कि सब लोगों को, सब दलों को, सब नेताओं को, सब प्रत्याशियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। विपक्ष की तरफ से ये शिकायत आई कि उनको बराबर अवसर नहीं मिल रहा है। मैंने उसको एक लेखक के या पत्रकार के या उसके नाते, जो मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश की, जांचने की कोशिश की। तो मैं खुद इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि जब विपक्ष चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगता है जी, उसको समय नहीं मिलता। ठीक है, आप उसकी बात सुन लीजिए, आप उस पर कार्रवाई करना चाहें, उचित समझे तो करें, नहीं तो ना करें। मीडिया वन साइडेड बात करता है, सत्ताधारी दल वन साइडेड बात करता है। तो इस दौर में जिस तरह से विपक्ष ने चुनाव लड़ा और जिस तरह से जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोटिंग किया, चुनाव लड़ा, प्रत्याशी बने, वो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत विशेष ऐतिहासिक बात है। अगर कम शब्दों में कहो तो विपक्ष वाकई सराहनीय है कि उसने इन हालात में इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। ये तो 4 तारीख का निर्णय ही होगा, जो भी होगा फैसला होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं विपक्ष ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ा। हमारे साथ अयूब भाई है। अयूब भाई, जैसे कि हम ज़्यादा ना बात करते हैं, अपने नगीना लोकसभा सीट की बात करते हैं, क्योंकि पूरे देश की बात करना तो अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि 4 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे। नगीना लोकसभा सीट पर क्या आपका आकलन है? देखिए, नगीना लोकसभा पर जहाँ तक मेरा आकलन है, ये सीट हमने जो जिस तरीके से देखा है, जो ज़मीन पे जो हमें नज़र आएगा, वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा, नो डाउट बहुत अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने लोगों ने कमज़ोरी महसूस की कि उनका लोगों से कुछ जुड़ाव नहीं था किसी भी तरीके का। दूसरा, जो बीएसपी ने जो यहाँ पर उम्मीदवार उतारे थे वो भी कहीं बाहर से ला करके इम्पोर्टेड किए थे। और तीसरा जो थे हमारे यहाँ पर ओम कुमार जी, जो कि बीजेपी के मौजूदा सिटिंग विधायक है नेटौर से, उन्होंने मजबूती के साथ में इलेक्शन लड़ाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जो हम नगीना लोकसभा की बात करें तो नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर रावण ने जिस मजबूती के साथ में पिछले साल भर से यहाँ पर मेहनत कर रखी थी, इलेक्शन के टाइम पे वो ज़मीन पे नज़र आएगा। और किसी क्षेत्र विशेष में नहीं, कि ऐसा नहीं कि नजीबाबाद में, नगीना में, नेटौर में
वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा नज़र आया कि जैसे लोग बाग मन बनाए बैठे थे कि हमें यहाँ से चंद्रशेखर रावण को ही इलेक्शन जिताना आएगा। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं ये समझेगी कि नगीना लोकसभा में जो फाइट है वो चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी और ओम कुमार के बीच में यहाँ पर फाइट रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं सुधीर पराशर जी। सुधीर पराशर जी, कांग्रेस का वाकई एक बड़ा सराहनीय, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर घूमे और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर प्रियंका गांधी जी का, और कल सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा कि एक विपक्ष की मीटिंग में तीनों लोग मौजूद थे, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय राहुल गांधी जी, और उसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपके मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वीर जो केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव है, और जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब लोग कल मौजूद रहे मीटिंग में, जिन्होंने एक चुनावी समीक्षा की है। कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ेगा या घटेगा, क्या कहेंगे? रजा साहब, पहली बार तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो एग्जिट पोल जो दिखाया गया है जी, ये सरकारी का एग्जिट पोल है जी, मोदी एग्जिट पोल है। आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ देश में लड़ा है, निश्चित मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। लेकिन कांग्रेस का क्या जनाधार घटेगा या बढ़ेगा? 2024 बढ़ा हुआ है इस समय लोग। अगर कहा जाए कम शब्दों में तो करो मरो वाली स्थिति कांग्रेस की रही इस बार। जी, इतनी मेहनत के माननीय बाद राहुल गांधी जी के जी नेतृत्व में जी कांग्रेस मजबूत हुई है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई है। गांव-गांव खड़ी हुई है, कस्बे-कस्बे खड़ी हुई है। लोगों ने मिलजुल कर, और इंडिया गठबंधन में हमारी यूपी में जो आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो भी पार्टी हमारे गठबंधन थी, सबने मजबूती के साथ, चाहे वो कैंडिडेट समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे आप पार्टी का कैंडिडेट हो, मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया। सुधीर पराशर जी, जिस तरह से कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा बड़ी एक पॉपुलर हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव? सारा फर्क पड़ा, पूरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की युवाओं के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, जो महंगाई जिस तरह बढ़ रही है उसके लिए, कि महंगाई पर किसी जो है पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। युवा कितने लोग बेरोजगार हैं, अग्निवीर योजना है उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये सारे मुद्दे थे। महंगाई के मेन मुद्दा था, बेरोजगारी का मेन मुद्दा था। क्या आकलन है आपका कि क्या कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी 2024 के 4 तारीख, 2 दिन कुल बचे हैं, परसों को इसका खुलासा होगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ आपका ऐसा मानना है? निश्चित। आपके जो दल आपके साथ है इंडियन गठबंधन, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के अबरार भाई। केजरीवाल जी जेल भी जा चुके हैं, आपके राष्ट्रीय नेता हैं, और फिर आम आदमी पार्टी का बड़ा संघर्ष रहा दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं तमाम सीटों पर एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता संघर्ष में रहा। और क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अल्ताफ साहब कि आपने मुझ छोटे से आदमी को यहाँ पे याद किया। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, विपक्ष को हर तरीके से दबाना चाहती है। इससे हर उस शख्स से खतरा है जो हर उस शख्स को ये जेल में डालना चाहती है, जिससे इसको खतरा है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को देखते हुए इन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला, उन पर झूठे आरोप लगाए। यहाँ तक कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को डाला, फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को डाला। मनीष सिसोदिया जी वो शख्स हैं जिन्होंने एजुकेशन में इतना अच्छा काम किया जिसे पूरे वर्ल्ड ने माना है। बड़े बड़े मुल्कों के जिम्मेदारान ने आकर के यहाँ के स्कूलों का मुआयना किया है। सत्येंद्र जैन जी, जो हॉस्पिटलों में कभी किसी तरह का सफाई नहीं होती थी, इलाज नहीं होते थे, उन हॉस्पिटलों को वर्ल्ड क्लास बनाया और वहाँ फ्री इलाज किया। इन सब चीज़ों से घबराई भारतीय जनता पार्टी ने, चाहा कि हम इसको आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, इनके नेताओं को, जो बड़े बड़े नेताओं ने जेल में डाल दें। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है, इतना मजबूती के साथ गठबंधन हुआ है और हर जगह गठबंधन मजबूती के साथ लड़ा है, सबने दिलो जान से लगाया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की कम से कम 300 सीटों से ऊपर आएंगी और सरकार बनेगी। नगीना लोकसभा सीट के लिए क्या कहेंगे? हाँ, नगीना लोकसभा सीट के लिए यह है कि यहाँ हमारे प्रत्याशी, ये हमारा गठबंधन मेहनत तो की है, लेकिन जैसा भी अयूब साहब ने कहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है पार्टी से हटके कि इसमें काफ़ी सच्चाई है। वजह उसकी यह है कि वो शख्स करीब 1-1.5 साल से या बहुत ज़मीनी मेहनत कर रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट मिलेगा। रहा
हमारा तो हमारे अयूब साहब ने हमारे कैंडिडेट के बारे में बताया ही है कि बाहर के थे, ठीक है, वो जज हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक फाइट में रहें। सुधीर पराशर जी, जिस तरह से अगर बात करें राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हर महिला के अकाउंट में पैसे आएंगे। क्या जुमला समझे या वाकई कुछ ऐसा सच्चाई? राहुल जी जो बोलते हैं रजा साहब जी, वो सत्य बोलते हैं जी, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने जो कहा है कि हर महिला लक्ष्मी योजना जी, 1 लाख रुपए प्रति महिला को दिए जाएंगे, जो गरीब महिलाएं होंगी, युवा हैं, जो टेक्निकल युवा हैं, उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी, महंगाई को पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और जो नकल जो इन्होंने व्यवसाय बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यवसाय को खत्म किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए उन लोगों ने लड़कों के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा के लिए उनको ख़त्म किया जाएगा। सुधीर पराशर जी, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा दल है और बड़े दल के नेतृत्व भी होगा, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि आज परिपक्व नेता हैं, अगर बहुत अच्छी सीटें रहीं और अगर केंद्र के अंदर आमंत्रित किया गया राष्ट्रपति जी की ओर से, तो क्या उम्मीद है कि कौन नेतृत्व करेगा प्रधानमंत्री का? ये सब गठबंधन तय करेगा, जो भी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो हमारे लोग हैं। अच्छा, गठबंधन का प्लस होना, सब लोगों का जुड़ना कहीं फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? फायदा पहुंचेगा। आपको लगता है ऐसा का फायदा पहुंचेगा गठबंधन से? ऐसा दोनों के एक बड़ा मत एक तरफ हो गया गठबंधन के एक होने से? ऐसा कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन का एक अलग ही महत्व है, सारे लोग एक मिलजुल कर चुनाव लड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, 4 तारीख को पता चल जाएगा कितनी सीटें किसके पास आती हैं, और ये कोई अब ज्यादा देर की बात नहीं है, बहुत कम समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी रजा साहब, निश्चित। चलिए, अगर आपका ऐसा मानना है तो अच्छा है, और सभी लोगों का अपना अपना मानना है। बीजेपी का हमने लवी अग्रवाल साहब को भी बुलाया है, थोड़ी देर में वो भी शायद आ जाएं। इससे पहले हम चाहते हैं इकबाल भाई, आप अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी भी हैं, इकबाल भाई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उन्हें भी हमने यहाँ पे अपने साथ बुलाया है एंकर के तौर पर। इकबाल भाई, आप अपना सवाल पुटअप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ सुधीर पराशर जी, इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें जी कि जो चुनाव इस टाइम हुआ उसमें जो विपक्ष की तैयारियां थी और विपक्ष को जो मौका मिलना चाहिए था अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का, या फंडिंग का, या रैलियों का, सभाओं का, वो सब बराबर आपको मिला मौका या नहीं मिला? आपको कोई शिकायतें मिली इस तरह? नहीं, मौका तो मिला। इकबाल साहब, आपने देखा होगा जितनी हमारा जो चुनाव लड़ा रही थी इंडिया गठबंधन का, पब्लिक लड़ा रही थी, जनता लड़ा रही थी इंडिया गठबंधन का, सरकारी तंत्र नहीं लड़ा रहा था हमारा चुनाव। सब लोग मिलजुल कर, मेहनत कर कर अपने साधनों के साथ, संसाधनों के साथ चुनाव लड़े, और पूरा हर तरह से प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीते। ये अयूब साहब, आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि जो हमारे चुनाव के मुद्दे थे, जैसे रवि पराशर साहब बता रहे थे और अबरार साहब बता रहे थे, बेरोज़गारी होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, उनके मकान, उनके दवाई, उनकी पढ़ाई, क्यों क्या ये मुद्दे थे या कुछ और ही मुद्दे थे हमारे यहाँ बड़े जो बनाए जा रहे थे? मैं इकबाल भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मुद्दे यही होने चाहिए थे। एक आम जनता को जो मतलब होता है वो बेरोज़गारी से मतलब होता है, स्वास्थ्य से मतलब होता है, रोज़गार से मतलब होता है। लेकिन इस इलेक्शन में जो शुरुआत की गई थी, शुरुआत के तरीके से जैसे 25 जनवरी को के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, एक तरीके से इसको जो ना क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई थी इलेक्शन को, कि किसी तरीके से राम मंदिर को हिंदू मुस्लिम के बीच में लेकर के बांट दे जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लहर नहीं चल पाई। वो लहर धीरे धीरे, जैसे पहले फेज़ से आपका कैराना से जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ था और आपका गाज़ीपुर गोसीपुर में जाकर के 1 तारीख को ख़त्म हुआ है, वो लहर धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। और जिस तरीके से अभी हमारे वरिष्ठ पराशर जी ने अभी बताया हमें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो इनका मैं समझता हूँ जो आज इनका जो विश्वास झलक रहा है, वो शायद हम थोड़ा सा इसलिए भी उसमें सच्चाई में जा सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन के फेज़ बढ़ते चले गए, तो इलेक्शन जो है ना जात बिरादरी पर आकर के टिकता चला गया है। अच्छा, क्योंकि जहाँ पर जो कैंडिडेट मजबूत था उस हिसाब से वहाँ पर शायद विपक्ष सही उम्मीदवार नहीं दे पाया। एक मैं बहुत सीधा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी लास्ट फेज़ में हमारे अल्ताफ भाई, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, अभी लास्ट फेज़ में जो यूपी की 13 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, इसमें एक सीट थी घोसी सीट। अच्छा, तो घोसी सीट में जो है ना आपके कुछ सीटें बलिया विधानसभा की, बलिया लोकसभा की भी आती हैं, और कुछ सीटें आपका घोसी लोकसभा से भी उसमें आती हैं। तो वहाँ पे आपका ओम प्रकाश राजभर के बेटे
अरविंद राजभर, और इधर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था वहाँ पर आपके राजीव राजी को। तो वहाँ पर जो हम पिछले 16 इलेक्शन का अगर जो रिकॉर्ड देखें तो 16 में से 11 बार जो है वहाँ पे भूमिहार कैंडिडेट उतर आएगा। तो क्योंकि राजीव राय भूमिहार कैंडिडेट ही होंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे उनका एक दलित मुस्लिम का समीकरण और प्लस जो राजभर का जो नाराज़गी है वहाँ पर, तो उस हिसाब से मैं घोसी को भी कह सकता हूँ कि पहले फेज से शुरुआत हुई थी ये चीज़ों के बंटने की, वो लास्ट फेज तक चलती चली गई। तो मेरे हिसाब से अगर जो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यूपी में बीजेपी को नुकसान है, लेकिन शायद जितना हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उतना नुकसान नहीं हैगा। हाँ, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मेरे ख्याल से बसपा को आएगा, और बसपा को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो सिर्फ अपना एका चलो की राजनीति की वजह से उठाना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिल रहा है वो एक गठबंधन को मिल रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जैसे जैसे फेज़ बढ़ते चले गए, विपक्ष अपनी बात को ये रखने में मजबूर होता चला गया कि इलेक्शन जो है संविधान बचाने का है। खासकर जो हमारे दलित समाज के भाई हैं उनको लगने चल लगा कि जैसे जैसे कोशिशें की जा रही है कि अब की बार 400 बार 400 बार 400 बार, तो विपक्ष अपनी बात रखने में मजबूती के साथ में कामयाब रहा है कि अगर जो उनको 400 बार सीटें दे दी जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं संविधान को ही बदलने की कोशिश कर दी जाए। तो दलित समाज का काफ़ी तबका जो बीएसपी का सपोर्टर रहता था वो कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ गया है। तो यादव मुस्लिम के साथ साथ जो बसपा का वोट बैंक था, कोर वोट बैंक, उसमें भी बंटवारा हुआ है। इसलिए यूपी में गठबंधन और बीजेपी के बीच ही फाइट नजर आई है। अरे भाई, क्या मानते हैं ऐसी सीटों में यूपी में कितने लोग कितने सीटें कितनी जनता को मिलेगी? देखिए, ऐसा तो मैं एग्जिट नहीं कह सकता क्योंकि मैं इन सब चीज़ों एक आइडिया आपका क्या है? आप एक विशेषज्ञ हैं, राजनीति पे बड़ा पकड़ रखते हैं और पूरे देश की सीटों का आंकड़ा आपने बताया, लेकिन उस हिसाब से बताइए कि क्या 80 सीटों की बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, क्या आकलन है आपका? 80 सीटों में मैं अगर जो उम्मीद की बात करूँ तो कुछ सीटें तो ऐसी जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद वाकओवर रहेगा, जैसे कि आपका अमेठी हो गया, रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और आपका आजमगढ़ हो गया, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया। यहाँ पे मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा फाइट नहीं है। लेकिन अगर जो आप स्टेप बाय स्टेप मुझसे पूछना चाहेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट या गठबंधन को और सपा बसपा को और आपका बीजेपी को कितनी सीट हमें यहाँ से मिल सकती है, तो मैं समझता हूँ कि लगभग मेरा जो आंकड़ा है वो बीजेपी की जो सीट थी 60 से 62 उतनी तो नहीं आने जा रही है। ये आंकड़ा लगभग 40 से 45 के आसपास का जा रहा है। और जो विपक्ष है, विपक्ष के पास में कम से कम 30 से 35 सीटों का मार्जिन आज के टाइम में है। चलिए, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। जैसे कि विपक्ष और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है चुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए, इस बात पर बहुत कम चर्चा हुई है कि जो सरकार 10 साल से सत्ता में है उसे अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगना चाहिए जी, और उसे कहना चाहिए कि आप हमें और 5 साल देंगे तो हम ये चीज़ें और देंगे आपको जी। लेकिन 19 तारीख का पहला फेज होने के बाद से हमने ये नोट किया कि एक वर्ग विशेष को, यानी कि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को और विपक्ष को लगातार टारगेट किया गया। और उसका नतीजा ये हुआ, मैंने देखा कि पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ 50,000 लोगों ने पढ़ा था जी, लेकिन इस बार 85 लाख लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड किया, बड़ी बात है और पढ़ा। जी। क्यों पढ़ा? क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया कि ये मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र है और ये देश को मुसलमानों के महत्व का वो बनाने जा रहे हैं और मुसलमानों को ये तमाम और लोगों से छीन का हिस्सा देने वाले हैं। और उसमें यहाँ तक बात आई कि जो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी, अगर आपके पास दो कमरे हैं तो 1 कमरा मुसलमानों को दे दिया जाएगा, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी खतरे में है आपका, ये कहा गया। और लगातार इस बात पर प्रचार होता रहा कि मुसलमानों से इस देश के बहुसंख्यकों को खतरा है। मैं इस यही इनकी बौखलाहट है कि ये मुद्दों से भटक करके ये लोग जो पब्लिक के मुद्दे हैं उस पर इन्होंने कोई वो नहीं किया। सिर्फ इनको ये लगा है कि हम हार रहे हैं, इसीलिए ये मुजरा लफ्ज़ लाए, मुसलमान जो है मुसलमानों को दूसरों का SC/ST का छीन करके दिया जाएगा, यहाँ तक कि राम मंदिर पे बुलडोजर चला दी गई कांग्रेस। तो ये सब इनकी बौखलाहट है, बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि पब्लिक इस बार हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है। यही बताना जी, 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 2-3 मैं आंकड़े नोट करके लाया हूँ रजा भाई जी। मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बात ये कही गई कि साहब तुष्टिकरण किया जाता है मुसलमानों का। आप सब बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हैं, आपको इतना अनुभव है राजनीति में भी और समाज के क्षेत्र में भी। तुष्टिकरण किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ क्या है तुष्टिकरण का? मेरा मानना यह है तुष्टिकरण यह है
कि जैसे हम यहाँ 4 आदमी बैठे हैं और यहाँ हमें कोई 10,000 रुपये का इनाम भेजे कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये मेरी तरफ से इनाम है आपको 10,000 रुपये का, तो मैं 2,500 रुपये ना करके 5,000 रुपये मैं रख लूँ और बाकी 5,000 रुपये आप तीनों में बांटे जाएं। ये तुष्टिकरण है, मेरे जो अधिकार है उससे ज़्यादा मुझे दे दिया गया, जो मेरा अनुपात है उससे ज़्यादा मुझे दे दिया जल्दी गया। आ जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि मुसलमानों की आबादी इस देश में 14% है और उनकी सरकारी सेवाओं में जो प्रतिशत है वो 2.7% है, तो 14% ज़्यादा होता है या 2.7% ज़्यादा होता है? आरक्षण की जहाँ तक बात आती है, मुसलमानों को मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को मुसलमानों के आरक्षण दिया था, लेकिन बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि आपका आरक्षण छीन के उन्हें दे दिया जाएगा। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? अगर उन्हें उनकी आबादी से ज्यादा दिया जाता है तो कब तुष्टिकरण है? अरे उन्हें तो पहले ही कम दिया जा रहा है। आज आप देखिए सरकारी ठेकों में, गैस एजेंसी में, पेट्रोल पंप में, राशन की दुकानों में, सरकारी नौकरियों में, किस चीज में उनको ज्यादा दिया जा रहा है उनकी आबादी के हिसाब से? क्या मुसलमान घुसपैठी हैं? क्या मुसलमान पाकिस्तानी हैं? आप किस बेस पर कह सकते हैं कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा? हाँ, अगर मुसलमानों की आबादी के अनुपात से ज्यादा दिया जा रहा है तो गलत बात है, लेकिन दे दिया गया। जब सरकार चाहती थी तो दे दिया गया, और उसमें कोई इतराज नहीं है किसी को, लेकिन मुसलमानों का नाम लेकर बदनाम किया जाता है। EWS के नाम। हाँ, EWS। तो मैं कहता हूं अगर आप बात करते हैं मुसलमानों की, दूसरी बात एक और कही जाती है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, अगर आप देखेंगे महिला कल्याण विभाग की और मानव संसाधन मंत्रालय की, उस पर ये डेटा पड़ा हुआ है। NFHS एक एजेंसी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका ये डेटा पड़ा हुआ है कि मुसलमानों में अब परिवार नियोजन पिछले 5-10 साल में बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है और उनकी आबादी में भी वही रेशो है जो हिंदुओं की आबादी में है। शर्त क्या है? जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं, जो मुसलमान पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, विकास कर गए, उनके बच्चे कम हैं, और जो मुसलमान नहीं, और भी जातियां कम पढ़ी लिखी हैं और गरीब हैं, जिनमें दलित भी हैं, दलितों की आबादी मुसलमानों से तेज बढ़ रही है, लेकिन बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। दूसरा एक पॉइंट और है, पाकिस्तान को लेकर मुसलमानों पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि साहब इन्होंने पाकिस्तान बनाया और अभी भी ये भारत में मौजूद हैं। मैं बताना, पाकिस्तान के पक्ष में वोट नहीं किया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का चुनाव हुआ था। जहां जहां मुस्लिम लीग जीती थी वहां पाकिस्तान बन गया था, जहां जहां कांग्रेस जीती थी वहां हिंदुस्तान बन गया था। और ये जो भारत में मुसलमान है, इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था, तो आप इन्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं पाकिस्तान बनने का? लेकिन एक लगातार दुष्प्रचार है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, मुसलमान शरीयत कानून लागू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा है नबातुल्लाह। मैं आपको बता दूं, 1 लाख ग्रुप बनाए गए हैं व्हाट्सएप पर, वो लगातार झूठ परोस रहे हैं और वो घरों तक लोगों को पहुंचा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंचा रहा है, प्रिंट मीडिया पहुंचा रहा है, और 10 साल से लगातार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम पे काम किया जा रहा है। और जो जहर भर दिया गया है, वो आखिर में अपनी एक बात कहूंगा, उसका नतीजा आज ये है, विपक्ष ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, आपने बहुत अच्छे मुद्दे रखे, जनता के हित से जुड़े हुए सब बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद जब एक बार इस तरह का जहर लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है तो वो एकदम से नहीं निकलता है। और मेरी आशंका ये है, आप उससे एग्री करें या ना करें, कि आज भी जो 352 सीटों पे एनडीए खड़ा था, वो घटते घटते भी 60, 70, 80 सीटें घटने के बाद, 10-20 सीटें नहीं लेने के बाद साधारण बहुमत से सरकार बना सकता है। हो सकता है आपका जो गठबंधन वो भी उसके आसपास हो, लेकिन जब वो सत्ता में रहेंगे, उनको आमंत्रित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, उनको समय दिया जाएगा बहुमत सिद्ध करने का, तो वो कैसे बहुमत सिद्ध कर सकते हैं ये आप लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया। सुधीर भाई से चाहेंगे, सुधीर भाई, एक लोग जनता भी कहती है, लोग भी कहते हैं ईवीएम पे विपक्ष क्यों नहीं पूरा बोलता, क्या वजह है? नहीं रजा साहब, ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है इस समय जी 400 पार 400 पार 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है कि हमें जो है न्याय मिलेगा, सही काउंटिंग होगी, सब कार्य ठीक होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। परंतु ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा रोज सारी गोदी मीडिया 400 पार बोल रहा है, इससे नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा। चाहे वो हरियाणा की बात लो, दिल्ली की बात लो, पंजाब की बात लो, मध्य प्रदेश की बात लो, राजस्थान की बात लो। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हैं, लवी अग्रवाल जी, उनका यहाँ पर स्वागत है। माइक ले लीजिएगा। लवी अग्रवाल जी, थोड़ा विलम्ब हो गया, 4 बजे हमने ठीक माफी चाहूंगा कर दिया था, कहीं बीजेपी लेट तो नहीं हो गई? अरे नहीं, बीजेपी लेट नहीं है, बीजेपी तो सबसे पहले है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है, थोड़ा विलम्ब हुए हैं जुड़ने के लिए। सुधीर पराशर जी से बात चल रही है जी। लवी, पहले आपसे चल रहा था तो आप ही, तो जिस तरह से बात चल रही थी ईवीएम की, तो ये कहाँ तक विपक्ष क्यों नहीं इस पे बात करता? नहीं, विपक्ष को भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है हमें पूरा जी। हमारे जो है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, हम निश्चित दावे के साथ, मैंने पहले भी आपसे कहा जी कि हम पूरा दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
लवी अग्रवाल जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या कहेंगे, 400 पार या आर पार? देखिए 400 पार बहुत बढ़िया नारा है हमारा जी और हम 400 पार आ रहे हैं। जी देखिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि सरकार किसी और की बन रही है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग का समर्थन हमारे साथ है। आप समझिए जो इंडिया गठबंधन अपना वोट बैंक जिसे कहते हैं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, उनका भी लगभग 25% वोट हमें मिला है। हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ा है, हम लोग अग्रसर हैं। हमने कहीं भी किसी भी मौके पे हिंदू या मुस्लिम देख के या कि कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो सरकारी नौकरी हो। ये तो पिछली सरकारों में चलता था कि भर्ती हो रही है तो सिर्फ यादवों की हो रही है। आज हिंदू का बच्चा भी कलेक्टर बन रहा है, लेकिन मुसलमान का लवी बच्चा भी अग्रवाल जी कलेक्टर पिछले बन रहा 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, उस पर क्या कहेंगे? है। देखिए ये मुद्दे कहाँ चले जाते हैं चुनाव में? महंगाई बढ़ रही है, उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं, जी। लेकिन यह विषय खाली एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सोचने का नहीं है, वो पूरा देश सोच रहा है, इस पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए हम समय समय पर सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों को तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, ये उसके तहत आती है। इसको रोकना एकदम फौरी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इस पर फौरी लगाम लगा सकें, लेकिन इस पर चिंता हो रही है, इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगे। अभी बहुत सारे मुद्दे, महंगाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है। आज हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर है, हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा। आज हम विश्व शक्ति गुरु बनने की ओर है, इस पर ध्यान दीजिए। महंगाई मुद्दा है, हम मानते हैं मुद्दा है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें हैं पहले उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार महंगाई को देखते हुए ये 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है, क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है? जो गरीबी रेखा के नीचे आता है या जिसके पास आप क्या राशन कार्ड है, उपलब्धि मानते हैं 10 साल के अंदर? आप 10 साल के अंदर मुख्य उपलब्धि क्या मानते हैं? सड़कों का जाल बिछा दिया। जब हम यहाँ से लेके दिल्ली जाते थे, हमें याद है आज से 15-20 साल पहले, तो ये समझिए जो हमने खाया वो पच जाता था और 10 घंटे 8 घंटे हमें पहुंचने में लगते थे। आज आप हाईवे का जाल बिछा हुआ है। आज कोई माफिया, गुंडा, आतंकवादी सर उठा के नहीं बोल सकता। हमारी सरकार में विकास दुबे हो, चाहे शाहनवाज अंसारी हो, जो भी है वो या तो यहाँ रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो ऊपर रहेगा। आम आदमी पार्टी के अबरार भाई क्या कहेंगे? सड़कों का जाल बिछा दिया बीजेपी ने। जी, सड़कों का जाल बिछाया सही बात है, लेकिन ये कर्ज लेकर के 2014 में 60 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 3 लाख करोड़ का कर्ज है। तो मजा तो तब था ना कि अपनी कमाई से बनाते हैं। आप कर्ज लेकर के फ्री में बांट रहे हैं, ये सड़कें बना रहे हैं, ये उपलब्धि नहीं है। पहले 2014 से पहले 60 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता था, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो बेरोजगारी तो बढ़ी है ना। आज लोग ग्रेजुएट लड़के जो है वो 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। 5 किलो भी नहीं मिला, 4 किलो मिल रहा है ना। जो आदमी, कोई भी आप दुकान चेक कर लीजिए कहीं भी, 5 किलो सरकार 5 किलो दे रही है, लोग 4 किलो दे रहे हैं। 1 किलो कहाँ जा रहा है? क्या उसमें सरकार का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। सुधीर पराशर जी से चाहेंगे। सुधीर पराशर जी, शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल कहाँ देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के? रजा साहब, पहले मुद्दा तो यही है महंगाई का। जी। अभी लवी साहब ने कहा जी। महंगाई। जी अब आप देख रहे थे जिस समय कांग्रेस का टाइम था 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, जी आज सिलेंडर का रेट 1100 रुपए है। आप पेट्रोल का रेट देख लें, आप डीजल का रेट देख लें, आप दालों के रेट देख लें, आप खाने के तेल का रेट देख लें। कहाँ महंगाई को, कितनी महंगाई हो गई, इसकी तरफ ध्यान नहीं। शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं, शिक्षा का वो करा जा रहा है। आप इधर स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं, निजीकरण करा जा रहा है शिक्षा का, स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं। बताइए आप कितने अस्पताल बने आपकी? पब्लिक ने 10 साल मौका दिया, 10 साल मौका दिया है आपके। और ये जो विकास की है, विकास का काम तो सरकार का है ही करने का। हर एक की सरकार करेगी, योजनाएं तो हमारी तैयार करी हुई हैं पुरानी कांग्रेस की, और उन्हें पूरा किया करने की कोशिश कर रही है भाजपा। लेकिन अगर फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाती है तो फिर कांग्रेस तो फिर विपक्ष में बैठी है, फिर विपक्ष के नहीं, हम तो विपक्ष के आदी हो गए हैं, परंतु इस बार नहीं है। इस बार हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा। चलिए, अयूब भाई विशेषज्ञ हैं भारतीय जनता पार्टी के, लवी अग्रवाल भी जुड़े हैं जवाब देने के लिए। 10 साल का जो इतना बड़ा कार्यकाल रहा, हमारा देश जहां पर है, क्या देखते हैं आप, क्या बदलाव आया है? देखिए, लवी भाई की बात से मैं एक बात से सहमत हूँ कि इस सरकार में पिछले 10 साल में, खासकर अब मोदी सरकार में जो ये परिवहन विभाग का जो
क्या नाम है सड़कों आपका, का जो सड़कों का कार्य जो होगा। है राष्ट्रीय राजमार्ग का, नितिन गडकरी जी का, जी इस विभाग की तो मैं तारीफ करूंगा जी कि उन्होंने पैसा कर्जे का लेकर के बना। ये तो आप लोग सत्ता पार्टी के विपक्ष के लोगों का मसला है, ये आप लोग कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं अगर जो धरातल पे देखूं जी। तो सड़कों का विकास तो हुआ है, सड़कों का जाल तो बिछा है। इस चीज़ की तो मैं भी सराहना करता हूं कि पहले हम लोग बिजनौर भी जाते तो 1.5-2 घंटा लग जाता था। अब बाईपास बन गया, हमें पता नहीं लगता कि किरतपुर से निकल के कब जा रहे हैं हम। तो सड़कों का जाल तो बना है। अगर जो मुझसे पूछा जाए कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा उपलब्धि कौन से विभाग की रही है, तो वाकई में ही नितिन गडकरी जी के विभाग की मैं सराहना करता हूं। बाकी इससे ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं कहना चाहूँगा। इकबाल भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं नजीबाबाद के। इकबाल भाई, जैसे कि अब बीजेपी के लवी भाई भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा 10 साल में कार्य हुआ है और सड़कों का जाल हुआ है और ये कोई बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, इस पर भी काम कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से? देखिए, मेरा मानना यह है, इसमें कोई दो राय नहीं, जब भी कोई सरकार आती है तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स योजनाएं बनाते हैं वो लगातार वो योजनाएं चलती रहती हैं। विकास ऐसा नहीं है कि एक विशेष सरकार में विशेष पार्टी की सत्ता में आने पर ही होता है, वो तो लगातार एक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। जैसे हमारी सरकार बहुत बार ये दावा करती है कि साहब हमने भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया और बहुत जल्दी हम इसे 3री अर्थव्यवस्था बना देंगे। मैं भी इस बात से इनकार नहीं करता, बहुत खुशी की बात है, बन जाएगी। एक तरफ आप बढ़ती हुई आबादी को कोसते हैं कि साहब हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है और एक वर्ग विशेष आबादी बढ़ा रहा है। अरे आबादी नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का साइज कैसे बढ़ेगा? कुछ सवाल का जवाब चाहिए, कुछ जवाब दे इस बात का मुझे। अगर हमारी आबादी 140 करोड़ ना होकर 40 करोड़ हो तो हमारी अर्थव्यवस्था का साइज भी सुधर जाएगा। उसी आबादी को आप कोसते हैं और उसी आबादी से आप गर्व करते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ रहा है। मगर मुझे एक और बात कहनी है यहाँ पर, मैं इस बात से प्रभावित नहीं होता कि 3रे नंबर पे है या 5वें नंबर पे है। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आप देखिए जो हमसे पीछे हैं मुल्क, उनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 10 गुना, 20 गुना, 80 गुना है। आप ब्रिटेन और अमेरिका से मुकाबला करते हैं, आप उनकी आय देखिए हमसे कितनी ज्यादा है। आज एक आंकड़ा बताता है कि हमारे देश की टोटल जितनी आय होती है उसमें से 70 करोड़ लोगों की आय के बराबर 1% लोगों के पास पैसा है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? आप जो स्टूडेंट पढ़ते हैं पैसा लेकर शिक्षा लोन, उनका पैसा क्यों नहीं माफ करते आप? वो तो आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें तो आप 15 दिन के लिए जेल में बंद कर देते हैं तहसील की पकड़कर। तो ये जो दोहरी नीतियां हैं ये बंद होनी चाहिए, मेरा कहना है। अब जैसे मान लीजिए अभी बात आई कि साहब चुनाव हुआ, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष के नेताओं को भी इस बात पे विश्वास है कि वो जीतेंगे। सत्ताधारी दल के नेता भी जो टारगेट रखा था वो कह रहे हैं 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। उनकी जानकारी है, हो सकता है उनकी बात सही हो। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा उसमें CJI रहेंगे, चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष का नेता रहेगा। जब विपक्ष को भी चुनाव लड़ना है और सत्ता पक्ष को भी चुनाव लड़ना है तो उसमें अगर CJI रहेंगे उस कमेटी में तो क्या प्रॉब्लम की बात है? लेकिन सरकार ने उस फैसले को बदल दिया, CJI को बाहर कर दिया। आपका विश्वास CJI पे नहीं है? CJI तो सत्ता, भाई CJI तो देखिए पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसका ना सत्ता से मतलब ना विपक्ष से मतलब। आपने उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर रख दिया और CJI को बाहर कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा करने पे कोई बेईमानी हो रही है, लेकिन विश्वास कम होता है, इससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग के मामले में विपक्ष ने मांग की VVPAT की गिनती की जाए। भाई अगर आप निष्पक्ष चुनाव करा रहे हो, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, तो आपको VVPAT की मिलान में क्या दिक्कत है? आप कहते हो देर लग जाएगी। अरे मेरा कहना है 4 जून को काउंटिंग शुरू होगी सुबह 8 बजे, आप शाम तक रिजल्ट ना देके 3 दिन में दे दीजिए। 45 दिन से भी तो हम इंतजार कर रहे हैं। जहां पर 19 तारीख में पोलिंग हुआ था, हम 4 जून का इंतजार कर रहे हैं 45 दिन से, तो हम 3 दिन और इंतजार और कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि चुनाव आयोग, चुनाव और विपक्ष, इसको विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए, उससे शक नहीं होना चाहिए किसी बात पर। जैसे एक आंकड़ा आपने और नोट किया होगा, पहले फेज की जो वोटिंग हुई उसका आंकड़ा 10 दिन बाद आया और उसमें 6% से ज्यादा वोट बढ़े हुए थे। चाहे वो सही है, वो देर से अपडेट हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन शक हुआ, सवाल उठे, विपक्ष के सवाल उठे। तो विपक्ष को सेटिस्फाइड करना चुनाव आयोग का काम है, ताकि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का चुनाव आयोग और हमारा विपक्ष, ये सब मिलकर लोकतंत्र बनाते हैं। कोई सरकार अकेले, चुनाव अकेले जो है, चुनाव आयोग अकेले लोकतंत्र नहीं है। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा लगा था, सुधीर जी यहाँ बैठे हैं, आपको याद होगा, और राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की गई, उसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया। लेकिन आज हमने एक बदलाव देखा कि ना तो राहुल गांधी की छवि पप्पू की बन पाई, आज उन्हें बहुत सीरियसली लोग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी बातों को, उनके मैनिफेस्टो को, उनके मुद्दों को।
लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं जब से उन्होंने भारत यात्रा की। मेरा कांग्रेस से या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने जो नोट किया, दूसरे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना। अखिल भारतीय स्तर पर अगर आज भी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और उसने गठबंधन बना के एक चुनाव लड़ा है, और ऐसे माहौल में लड़ा है जब सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा कोई गारंटी है कि सत्ताधारी दल का कोई नेता जो है भ्रष्ट नहीं हो सकता? सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल क्यों भेजा जा रहा? सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उन्हीं के पीछे क्यों लगाया जा रहा? ये तो सवाल उठेगा। और जो नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं उनका मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लवी भाई से जवाब चाहेंगे, लवी भाई से जवाब चाहेंगे कि विपक्ष को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे विपक्ष के नेताओं की कि हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं। अरे जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। अगर आपके दिल में चोर नहीं है, आप तो क्यों सोच रहे हैं? अगर आप सही हैं, आपने चोरी नहीं की है, तो आप खुली जांच कराइए। अजीत पवार कौन थे? बताइए। प्रधानमंत्री सिंधा ठोक ठोक के कहते थे चक्की पीसिंग। आज वो ईमानदार हो गए। क्या विपक्ष कितने नेता है क्या बीजेपी में हो गए? बीजेपी में आते ही सारी देखिए, चीजें हट जाती हैं, ऐसा क्या चीज? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहें? बीजेपी ने अपने नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो खुद रिजाइन करके गए थे, नहीं उन्हें बाहर निकाला गया है। खुद रिजाइन करा उन्होंने। नहीं, तो खुद आए थे सपा में। नहीं, सपा में आए थे, लेकिन हमारी पार्टी में, जो कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे और उसके अलावा कई चीजों में संलिप्त थे, जैसा पाया हमारी पार्टी ने, तो पार्टी ने उन्हें पहले बाहर का रास्ता दिखाया। आम आदमी पार्टी के अगर बात करें, संजय सिंह हुए या केजरीवाल खुद हुए, और जनता उनके साथ है, तो क्या जनता से को देखिए, झेलना पड़ेगा जनता उनके साथ है, बहुत अच्छी बात है। वो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हम मानते हैं मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जनता का साथ भी है, लेकिन शराब घोटाला किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये घोटाला सुनिए, कहाँ गया? आप कहते हैं घोटाला किया है, कहीं तो वो खर्च ये कोर्ट के अधीन है। सुनिए, ये कोर्ट के अधीन है, भाजपा थोड़ी गिरफ्तारी करा रही है। अरे भाई, ईडी के जरिए भाजपा ही तो करा रही है। ईडी क्या है? ईडी क्या है? भाजपा ने ईडी एक जांच एजेंसी है। किसी पे भी इल्जाम लगाओ, उसे जेल में डाल दो, वो ये साबित करे मैं मुजरिम नहीं हूँ, इल्जाम पे ही आप ये तो कोर्ट का फैसला जब आएगा, जब देखा जाएगा, जो भी कोर्ट का फैसला देगा, वो तो कानून के आधार पर देगा, कानून की। लेकिन लवी भाई, जैसे अभी बताया इकबाल भाई ने कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उनको टारगेट किया गया, उनकी एक मजाक बनाई गई, लेकिन आज पूरा देश उन्हें सीरियस ले रहा है और बहुत उन्हें सुन रहा है। सोशल मीडिया इस बात की गवाह है। सोशल मीडिया पर अगर आज आप देखें तो उनकी जो एक रिच है बहुत ज्यादा है। क्या कहें? जनता है, जनता खड़ी है उनके पीछे जनता है जी। तो क्यों नहीं सरकार में आ रहा है? वो क्यों नहीं सरकार उनकी बन रही? बहुमत नहीं है, लेकिन जनता का एक वर्ग तो है, परसेंटेज बड़ा है जनता का उनके साथ। आप सोच रहे हैं जी। हो सकता है बड़ा। उन्होंने 70 साल राज किया, 70 साल में क्या किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, 70 साल में कांग्रेसियों ने क्या किया? सुधीर पराशर जी 70 साल बताइए, आप दीजिए। सुधीर 70 साल में क्या व्यवस्था हमारे देश में बदली आपने? पराशर जी बनाई कांग्रेस है हमारे साथ। एक मिनट जी। कितने मेडिकल कॉलेज दिए? और हमारी 10 साल के कार्यकाल में कितने मेडिकल आपने सवाल कॉलेज किया ना 70 साल में क्या थे? सुधीर पराशर जी से जवाब ले लेते हैं। लवी जी, जी सुई से लगाकर हवाई जहाज तक, जी रडार तक, जी शिक्षा में जितने कार्य हुए सब कांग्रेस की देन है। इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस की भूमिका, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी भूमिका है। जब उसके बाद आपने कहा एम्स किसने दिए? एम्स तो अब आपने तो एक भी एम्स नहीं दिया। हमने भी दिया नहीं तो चले नहीं, अभी घोषणा करी है, बन गए, तैयार है। नहीं वो भी कांग्रेस का, ये ऋषिकेश का था नहीं, ये एम्स नहीं है, वो एम्स नहीं है, वो उसकी मेडिकल वो भी अखिलेश यादव जी ने करी मेडिकल थी। कॉलेज। वो घोषणा अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की। एम्स जितने भी देख लो आपने तो देश को बेचने का काम करा है। लेकिन समझे? आपने हवाई अड्डे बेच दिए, आपने रेलवे बेच दिया, आपने ओएनजीसी बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, आपने यही हाल रहा तो संविधान भी आप बिल्कुल खत्म कर देंगे देश का, इतना मैं कह सकता हूं। सब कुछ बेच दिया आपने, कहां है बताइए? इनका कहना है हमारे 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। सारा काम ही कांग्रेस का करा हुआ है, जो भी करा है इन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम भाईचारा समाप्त करने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की है। लवी अग्रवाल जी, चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ लवी जी, उसके साथ साथ दे देंगे चलो जवाब दे दो पहले। नहीं, वो तो बात लंबी बहस चली गई आपकी आंकड़े का किसने कितना किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नवरत्न कंपनियां थीं भारत में, वो निजीकरण किया गया और उनका जितना मूल्य था उससे बहुत कम पे वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई, और उसमें जो 6 लाख रोजगार थे जिसमें आरक्षण मिलता था पिछड़ों को और दलितों को, वो खत्म कर दिया गया।
और आरोप ये लगाया जाता है कि कांग्रेस अगर आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, आपके सरकारी संस्थान खत्म कर देगी, सरकारी स्कूल खत्म कर देगी। तो ये काम क्यों किया? लवी जी, आपने बताया कि नवरत्न कंपनियां हमारे द्वारा खत्म की गई। एक बात मैं आपको बता दूं, निजीकरण किया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो देश हित में होते हैं और हमें करने पड़ते हैं। हमारी कोई कंपनियां चल रही हैं, वो नुकसान में चल रही हैं, उसके अंदर 1000 एम्प्लॉई है। मैं मानता हूँ 1000 आदमियों का परिवार उससे पल रहा है, लेकिन वो नुकसान में चल रही है। फायदे वाली भी बेची गई, ओएनजीसी और जो बीपीएल थी वो बेची तो गई। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। वो नुकसान में चल रही है, उससे कहीं ना कहीं लगातार नुकसान हो रहा है। नहीं, तो जब उसको नहीं पहले मैं उनकी बात तो प्राइवेट तो उससे पैसा कमा रहा है, नहीं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? चलो आपने कांग्रेस को कहा, सारी कांग्रेस के पास सरकार थी, उसको नुकसान नहीं में लवी जी, चली। जैसे सुधीर तो पाराशर जी ने आपको कहा, जो सुधीर है, पाराशर जी ने आपको- कहा रेलवे को प्राइवेट कर दिया, या जो ये सारी चीजें अब तक आपने देखी है 10 साल की, हवाई अड्डे आपने, तो इस पे क्या कहेंगे? और सरकार का काम profit इस कमाना नहीं है, हमने सुविधाएं देना नहीं है। हमने बेच दिया। भाई बेरोजगार पहली बात तो कोई नुकसान हो रहा है, पहली बात तो बेचना शब्द गलत है। जी। हमने उसका निजीकरण किया, नौकरियां बढ़ाई, बढ़ी उसमें फिर भी बेरोजगारी है। बेरोजगारी नौकरियां बढ़ी है। आप दूसरी बात सरकारी कंपनियों में जो 1000 लोग काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर 250 से काम चला रहा, उनसे उन पर लोड डाल रहा, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, उन्हें 25,000 रुपए देना। तो 2 करोड़ लोगों को आप- रोजगार देने का वादा किया था इंडिया। आप मेरी बात समझिए। आज हमारी सरकार ने ये समझिए एक ऐसा मैनिफेस्टो निकाला है, आपको सबको मालूम होगा, जिसके तहत 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक का लोन चुटकियों में हो रहा है। फैक्ट्री लगाई जा रही है, वो किसके लिए है? वो कौन लोग रोजगार पाएंगे? वो किसको कह रहे हैं? आप बारी बारी से जवाब लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा हर आपने चीज। सड़कों वाली बात कही थी, लोन वाली बात है, और चीजें हैं, योजनाएं हैं, मकान के लिए पैसा है, आपने कहा जल नल आप योजना आप अपनी जगह है। आपने कहा कि हमने हिंदू मुस्लिम करी। हमने कहा किस बोर्ड में हिंदू मुस्लिम करी, ये बताने मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, जब एक लड़की की शादी होती है और उसमें सुमंगला योजना के तहत उसको पैसा मिल रहा है, तो क्या हिंदू देख के मुस्लिम देख के हम दे रहे हैं? क्या ये सड़क जो बन रही है, इसमें हिंदू अलग चलेगा, मुस्लिम अलग ये चलेगा? हिंदू मुस्लिम नहीं है कि क्या जो- SC क्या का जितने- आरक्षण लेकर के मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को बोला नहीं, ये किसने कहा कि हम आरक्षण लेके मुस्लिमों को दे देंगे? हमने तो नहीं कहा। आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कह रहे हैं? कि ST का जो है मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा और हम नहीं, वो मुसलमानों को आरक्षण ऐसे- नहीं देने देंगे। नहीं बोला, नहीं, आप- देखिए, आप मेरी बात सुनिए। सुनिए। उस संविधान को छेड़छाड़ करने का इरादा ना तो हमारे प्रधानमंत्री का है, ना हम उसको किसी से करने देंगे। हमने कहा हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, जो आरक्षण की प्रक्रिया चली आ रही है उसको वैसे ही रहने देंगे। हमने उसमें छेड़छाड़ तो नहीं करी ना। हमने अगर आपको आरक्षण दिया नहीं तो उनका हटाया भी तो नहीं ना। हम लोग तो एक व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। माननीय अंबेडकर जी जो संविधान बना गए, हम उसके तहत चल रहे हैं। हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। सरकारी हम चाहते हैं कि रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़े, कंपनियां बढ़े, तो आप कुछ नहीं फैक्ट्री बढ़े। लेकिन हम 10 साल में बताओ आपने कितने रोजगार की पैदा? हमने बहुत रोजगार दी। हमने जितनी फैक्ट्री दी, हम 2014 में सीधे कहा सीधे था हम 2 करोड़ प्रति वर्ष देंगे। आज 10 साल हो गए, कोई डेटा दे दीजिए। 10 साल में 20 हाँ करोड़ हाँ डेटा लीजिए आप। करोड़ लोगों को 2000 नौकरियां मिल जानी चाहिए। 2014 से लेके और 2024 तक 884 कंपनियों का पुनर्निर्माण हुआ, जिसमें एक कंपनी में कम से कम 400 और ज्यादा 1500 तक के मजदूर काम कर रहे हैं, तो उन्हें रोजगार मिला। आप इनका लिखित डेटा है। जो कंपनियां खत्म हुई हैं। चलिए चलिए देश से थोड़ा सा अपनी इस पे जो हमारी सीट है हाँ। नगीना लोकसभा पे आते हैं। नगीना लोकसभा क्योंकि देश हित का मुद्दा है, सभी लोग बोल रहे हैं, और हमारा ये भी है, आपकी कुछ बातें ये भी हम इससे मानते हैं, इकबाल भाई भी इस बात को मानते हैं कि सड़कों का चाहे निजीकरण हो, ये सारी चीजें, सड़क और योजना हो, और कई अस्पताल हो, योजनाएं, व्यवस्था चाहे हो। आवास विकास योजना हो, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की रही, लेकिन कहीं ना कहीं क्या बदलाव होना भी जरूरी है हमारे देश के अंदर? बदलाव मौके होना मिलने चाहिए, चाहिए लेकिन बार बार सबको। बदलाव होना जरूरी दूसरी है। पार्टी आए, अभी विपक्ष व्यवस्था आए, की वो जरूरी अच्छा नहीं है। करे। अभी जरूरी नहीं है। अभी हमारी सरकार से ज्यादा काबिल आपके पास कोई नेता नहीं है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, राहुल गांधी हो सकता है बहुत बड़े नेता हो, लेकिन हमारे मोदी जी के सामने कहीं नहीं ठहरते। आपको ये बात माननी पड़ेगी। हमारे मोदी जी जिस व्यवस्था के व्यक्ति लेकिन लवी जी, हैं, हमारे मोदी जी, लेकिन लवी जी, भारतीय जनता पार्टी में और बहुत सारे नेता हैं। प्रधानमंत्री जी अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा भी बहुत सारे नेता हैं। राजनाथ सिंह जैसे नेता हैं, और बहुत सारे गडकरी जैसे नेता हैं। आप उनका कोई भी कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसा क्या है बीजेपी के अंदर? ऐसा सिर्फ कुछ नहीं। बीजेपी एक ही आदमी पे टिकी हुई है, लगे साहब,
सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सड़क का उद्घाटन करते हैं तो नितिन गडकरी दिखाई देते हैं, मोदी जी दिखाई देते हैं। रेलवे किसी लाइन का रेलवे का उद्घाटन होता है तो मोदी जी दिखाई देते हैं। मंत्रालय कोई अधिकारी दिखाई नहीं देता, मंत्री दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी मोदी। एक सब यही है। हम मानते मोदी काबिल, आपने कहा कि हमारे नेता ज्यादा काबिल कोई नहीं। हम मानते अगर जो ये 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां लोगों को दे देते, हम मानते हैं। आज युवा जो है डिग्री मैं अबरार भाई अबरार भाई अबरार भाई वही आ रहे हैं। अबरार भाई वही एक मिनट, अबरार भाई थोड़ा आपको मानना पड़ेगा। पहले मैं बात का जवाब दूंगा। जी। एक मिनट सुनिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ थोड़ा सा पहले लोकसभा पे क्या मानते हैं आप? नहीं पहले इनका जवाब। चलिए अबरार भाई का जवाब। भाजपा एक पार्टी नहीं है जी, भाजपा एक व्यवस्था है, एक डिसिप्लिन का नाम भाजपा है। यहाँ मुझ जैसे आदमी को, एक साधारण आदमी को भाजपा ने 4 महीने का टिकट दे दिया, नहीं दिया ना? नहीं, आप साधारण तो नहीं है। मैं अपने आप को साधारण मानता हूँ। मेहनत कर रहे हैं आप, 20 सुनिए। साल से मेहनत करना जो बात नहीं, आपको सुनिए, नहीं है। चलिए मुझे भी छोड़ दीजिए आप। नजीबाद की वीआईपी लोगों में गिनती होती है, क्यों एक बात साहब, तो अगर आपको वो टिकट दे रहे हैं, नायब सिंह, मैं जानता है नीचे स्तर से नायब हम सिंह मानते हैं। एक व्यक्ति जो घर में सोया हुआ था उसे मुख्यमंत्री बना दिया। उसे कल का पता ही नहीं था मुझे क्या हुआ। आपको पता है योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बने? इसलिए बने ना, एक- जो उनकी कठपुतली बने एक- रहेंगे ना। बताओ जो एक रात में माननीय मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये व्यवस्था है पार्टी की। नहीं, हमारे यहाँ कब दरी बिछाने वाला विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, ये हमें भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। और सुनिए, मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, और योगी जी तो ये तो योगी हैं। इनके पीछे इनका परिवार है, इनका तो जनता परिवार है। आप लोग इनका परिवार है, आप लोग इनका परिवार है। जोड़ी कपड़े बदल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ साधारण लोग हैं। मैं कह रहा हूँ 20 जोड़ी खाना आप देखिए लवी साहब, आप इनका खाना देखिए पड़ी है ना आजकल, इकबाल भाई, अवेलेबल है, कितना ये अपने ऊपर खर्च करना है। लवी जी, एक बात ये आपने बहुत अच्छी बात कही, जो हमारी चर्चा थी बड़े अच्छे बिंदु पे पहुंच गई कि मोदी जी में जो है, आपके पास पार्टी में कोई दूसरा लीडर नहीं है मोदी जी की टक्कर का, सिर्फ मोदी जी पे चल रही पार्टी आपकी है ना। ठीक है, ये आपने खुद स्वीकार किया। हाँ, नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं उसी बारे में पूछ रहा हूँ। हमारे देश में लोकतंत्र है, चुनाव होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, हमारे यहाँ एमपी बनते हैं 543, और ये एमपी का अधिकार है कि वो किसे प्रधानमंत्री चुने। आप पहले ही प्रधानमंत्री अपना डिक्लेयर कर देते हैं हर चुनाव में, 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी। ये तो आपने जो सांसद है उनका अधिकार छीन लिया, ये तो आपने गैर संवैधानिक बात करी। एक बात, दूसरी बात क्या है, मोदी जी के साथ मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होती है, बड़े बड़े फैसले कैबिनेट में किए जाते हैं। मोदी जी ने आपके एक नई परंपरा शुरू की है कि वो सारे फैसले व्यक्तिगत रूप से कर लेते हैं, किसी को पता नहीं होता। जैसे नोटबंदी की गई, रात को 8 बजे ऐलान हुआ, 12 बजे से नोट बंद। देश में बड़ा भारी नुकसान हुआ, लाखों करोड़ रुपए का। गलत फैसला साबित हुआ, ये आंकड़ों ने साबित कर दिया, क्योंकि नोटबंदी से कोई ब्लैक मनी नहीं आई, सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया। आपका आंकड़ा, आपका आइडिया फेल हो गया। दूसरी बात, जीएसटी लागू की, आज भी व्यापारी परेशान है जीएसटी में, और जीएसटी से जितना पैसा उगाया जा रहा है उतना पैसे का रिटर्न नहीं आ रहा लोगों के पास, जितना पैसा लोगों का जा रहा है। अब इनकम टैक्स से भी ज्यादा पैसा जीएसटी से आम लोगों का जा रहा है। हाँ, मैं तीसरी बात एक और कर, जब लॉकडाउन लगाया गया देश में, उसके लिए कोई मशवरा मुख्यमंत्रियों से नहीं किया गया, कैबिनेट से नहीं किया गया, विशेषज्ञों से नहीं किया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उस टाइम 500 केस थे कोरोना के, सिर्फ 7 आदमियों की डेथ हुई थी। आपने 2-2.5 महीने का लॉकडाउन लगा दिया, जिसमें 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया हमारी इकोनॉमी को। और जब लॉकडाउन लगाना था दूसरी लहर में, जिसमें 5 लाख लोग मरे, तब लगाया नहीं मोदी जी ने लॉकडाउन। तो मोदी जी में क्या दिव्य बात है ऐसी? बदल नहीं करी आठ, बताइए क्या बात है ऐसी उनमें खास? और इसी में जोड़ते चलूँ कि कोविड वैक्सीन पे भी आपसे जरूर सवाल बनता है। देखिए वो लोग, देखिए आपके सामने है कोविड वैक्सीन, ये साइलेंट जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये साइलेंट लोग जा रहे हैं दुनिया में। ये किसी डॉक्टर ने, किसी वैज्ञानिक ने ये प्रमाणित किया कि हमारी वैक्सीन से नुकसान हो रहा है। मैंने 2 वैक्सीन लगवाई है, मुझे क्यों नहीं कुछ हुआ? वापस ले लिया उन्होंने मार्केट में वापस ले ली उसने। किसमें? कोविड वैक्सीन कंपनी जब केस हुए उन्होंने माना है। नहीं, हमारी जो वैक्सीन है वो 7 विभिन्न टेस्टों से होकर गुजरी है, और हमारे देश में बनी वैक्सीन विदेशों में भी लगाई गई है। अगर ऐसा होता तो विदेशों में ही होता, नहीं, खाली यही होता क्या? नहीं, एक मरना तो फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट से फोटो क्यों हटा दिया गया? नहीं, जिससे जीवन मिला ये भी है, सवाल बनता है। एक बात आपको माननी पड़ेगी। कंपनी ने एडमिट किया, जिसे 60 करोड़ चंदा लिया है, ऑन पेपर लिया है।
बॉन्ड के जरिए लिया आप साबित आप क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि 60 करोड़ चंदा लिया है? बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं 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 नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। नहीं जानकारी नहीं, ये बॉन्ड के जरिए लिया गया है, इसके बाहर जो लिया गया है अगर उससे आप मैं कहूँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। चलिए बात ये चले थे, इकबाल भाई का सवाल था कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो फैसले किए कुछ गलती भी की नहीं की। गलतियां देखिए, जब आदमी चलता है सड़क पे गिरता भी है, हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न में सुनिए, देखिए विपक्ष सारी गलतियां, विपक्षी सारे मार्क्स क्या हमें विपक्षी देगा? जो 10 लोग जो 10 अच्छे काम किए उसकी भी तो तारीफ कीजिए। हो सकता है गलत हो गया, मैं मान रहा हूँ गलती हुई है, मैं उनकी तारीफ नहीं कुछ नहीं। आज ये उसकी देखिए, सराहना आज कर रहे हैं। बंगाल में सुनिए, बंगाल में इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है, मशीन उठा के नदी में फेंक दी। आपने कहा आप कहते हैं हम लोग मशीन में गड़बड़ी कर रहे हैं। अरे कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं? जहां आप लोग की सीट निकल जाती है वहां तो गड़बड़ी नहीं हुई। लखीमपुर में गुंडागर्दी नहीं, बीजेपी का नेता जो है किसानों को रोक रहा है, उसे क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति ये भी दिया है, मोदी एग्जिट पोल दिया है, हाँ हैं? किसी चुनाव आयोग ने या उसने थोड़ी दिया है। तो ये एग्जिट पोल तो ये तो नहीं, महीने पहले बना कर रख दिया। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं पत्रकार बिकाऊ है? किसके? बिल्कुल पत्रकारों को नहीं कह रहा, नहीं तो फिर आप किसे कह रहे कह रहे हैं गोदी मीडिया को बोल रहा हूँ। गोदी मीडिया में तो ये भी है। जो गोदी मीडिया है, दो वर्ग, नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वर्ग आप सवाल नहीं, एक मिनट, आप जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए, हमें सुनिए। अब नहीं, अब मैं आपका जवाब दूंगा, एक मिनट। भाई साहब कर रहे हैं मोदी जी, क्यों कर रहे हैं? हमारे नेता का फोटो भी दिखाया। सुनो, इतनी चुनाव की मीटिंग हुई, कितना दिखाया राहुल गांधी जी को इन्होंने, कितना दिखाया प्रियंका जी को मोदी जी? बताइए। जब अपनी उनके बिल्कुल नहीं दिखाते, गांधी नहीं होती, खाली मोदी कल 1 तारीख में इतना बड़ा उनका एक कार्यक्रम था पूरे विपक्ष का, किसी भी चैनल पे ज्यादा उसको फोकस नहीं किया गया। किसको नहीं? ये निष्पक्षता इन्हीं चैनलों पे जिन पे आप बैठे हैं, इन्हीं चैनलों ये छोटे चैनल भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर दिखाने की कोशिश करते मैं हैं। बहुत तारीफ करता हूँ इन लोगों की कि अपनी जान पर खेल करके ये सब कुछ हकीकत तो इसका मतलब हम सुधीर पराशर जी। इसका मतलब हम बीजेपी वाले जानलेवा हैं। ये जान अगर ये जान पे खेल के आप लोग काम करते हो, हम जानलेवा हैं। लखीमपुर में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपने जो ये नहीं कह सकते लखीमपुर में यहाँ किसानों ज्यादा पे देखेंगे। लड़ाई गोलियां, आपने उसको बचाने की कोशिश करी, बलात्कार। मणिपुर में आपके प्रधानमंत्री 1 साल से मणिपुर में जड़ रहा है, एक दफा नहीं गए वहां पे। लेकिन जैसे इकबाल भाई ने भाई। कहा कि कुछ फैसले बहुत, जैसे लॉकडाउन के फैसले रहे, नोटबंदी के फैसले रहे, लोग लाइनों में खड़े हो गए बहुत। ये समझ लीजिए लोग देखिए, एक पैदल बात सफर सुनिए। करा लोगों ने, उनके पैरों के आज भी निशान लोगों के दिमाग में मैं है। एक बात मानता हूँ, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति हो, जो प्रधानमंत्री, आपको पता है वो 2 घंटे 4 घंटे की नींद लेते हैं, उस व्यक्ति को किसके लिए करना है? थोड़ा सोच के देखिए, 2 मिनट के लिए सोचिए। कारपोरेट के लिए भाई, क्या कारपोरेट हम बता रहे हैं ना, हम आप 2 मिनट के लिए आप नहीं समझ रहे। अल्ताफ साहब, आप परिवार है उनका, ये तो गलतफहमी है आपकी। ये आम जनता परिवार है। हमारे 70 करोड़ लोगों का पैसा 16 लोगों के पास पहुंच गया। 70 करोड़ लोगों ये 14 साल में ये क्यों गया? किसानों को कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। किसानों को कर्ज माफ देखिए सवाल बनता है, आज किसान आपने जो हमारे देश का किसान है, रवि भाई सवाल बनता है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे देश का किसान आज बदहाल है। गन्ने के रेट की बात हो या जमीन से विचारों की सिंचाई की बात हो, आज वो लोन अगर उस पर है तो लोन की इतनी सारी उसके लिए माफ नहीं हो रहा, वो परेशान है। कम से कम हमारे देश के किसान को तो सहूलियत मिलती। हमारी सरकार तीसरी बार बनी, जी समझिए आप। हमने तीसरी कितनी बार बार अभी 2 बार बनी है, अभी 2 बार बनी, बन गई? अभी 2 दिन है बकाया। हम तो ये माहौल आप हम तो बना- मान रहे बन गई, नहीं ये बन गई। माहौल पैदा कर रहे हैं आप। ये ऐसा नहीं है। चलिए आप किसान की बात करें। उनको मतलब ही नहीं है, बस हाँ। एक दिन तो 2 बार किसानों की कर्ज माफी हुई। अब तीसरी बात सुनिए, कर्ज माफी किसी चीज का हल नहीं है। तो फिर कारपोरेट ये भी है। सुनिए, हल नहीं है। क्यों देख रहे हैं? कारपोरेट की क्यों 5 किलो, हाँ। 5 किलो राशन दे कारपोरेट की क्यों हो रही है माफी? क्यों कर रहे हैं? कितनी बार माफी हुई कॉर्पोरेट की? 22 लोगों का 16 लाख करोड़ कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 16 लाख करोड़ माफ हुआ है। कितनी बार हुआ? माफ किया जा रहा है? नहीं नहीं, क्या आपको पता है। अभी आपके पास आते हैं, चलिए टाइम की सीमा है, अयूब भाई के पास आते हैं। एक नहीं मिनट नहीं, 1 मिनट, मैं इनकी बात का जवाब पूरा कर दूं। आपको पता है जो क्या नाम एयरलाइंस के बहुत बड़े मालिक थे, उनको वहां से विदेश से उठा के लाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो विदेश भाग भी रहे ना, जिसको हाँ। लाया जा रहा है। पकड़ा गया ना, कार्रवाई हो रही है ना। आप मानते हैं कार्रवाई हो रही है ना? पासपोर्ट के कैसे चले जाते हैं? आप कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई हो रही है कब हो रही? 10 साल हो गए। भाग कैसे गए? सवाल ये, भाग कैसे गए? भाग कैसे ना। हैं? उनके पास पासपोर्ट था। बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के, बिना हवाई जहाज के जा सकता है, पैसा निकल हाँ, जाता है। पासपोर्ट से गया ना वो। क्यों गए? कैसे पासपोर्ट गए? से चला गया ना। और वो वहां से बयान दे रहा कि मुझे भगाया गया, मुझे पैसा दे रहा।
नीरव मोदी कह रहा है मैंने- चलिए अभी आते हैं लवी भाई के पास। मैं सुधीर भाई के पास आता हूँ क्योंकि हमारा 4 बजे से 5 मोदी बजे तक जी का एक समय व्यवस्था बहुत है, समय बचा है, मोदी जी समय एक सीमा व्यवस्था है, 1 घंटे और का हमारा प्रोग्राम है, लवी भाई। भाजपा एक हम लोगों का जुनून है, और ये समझिए ये जुनून से आप देश सब को कार्यकर्ताओं को अपनी इस पार्टी व्यवस्था- का हम हम जरूर बता रहे हैं। लवी साहब, लवी भाई, बता रहे हैं, आप लवी देख भाई, रहे हैं, लेकिन सुनिए अबा युवा को भाई, ऊपर- जैसा आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का आपको जुनून, हर जिस पार्टी से जिसका ताल्लुक है उसको जुनून ही होता है, वो सब कार्यकर्ता अपने जुनून में, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के यहाँ मौजूद हैं। मैं सुधीर भाई से चाहता हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी सीमा है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, हाँ, क्योंकि 5 बजे हमारा ये समाप्त कर दिया जाएगा और 4 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू था। जैसे लवी अग्रवाल जी ने कहा कि देश के अंदर बहुत तरक्की हुई है और आने वाले भविष्य में और तरक्की होगी, तो फिर कांग्रेस रजा भाई, जो भी तरक्की हुई है अंबाडी अडानी की तरक्की हुई है, जी आम जनता की नहीं हुई, किसान की नहीं हुई, व्यापारी की नहीं हुई। व्यापारी दुखी, बेरोजगारी, सब युवा दुखी। अग्निवीर योजना बताइए 4 साल में क्या करेगा वो? जो योजना ला रहे हैं, सारी जिंदगी जो देश के, सारी जिंदगी देश के लिए लगाएगा जो हमारा सैनिक। बस एक मिनट लेंगे, एक मिनट अबरार भाई आप लीजिएगा, क्या कहेंगे? ये अभी जो 1 इन्होंने- मिनट में आप अपनी बात रखिएगा। हाँ, जो योजना का जिक्र करा है, प्रधानमंत्री जो 75 साल की उम्र में भी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं हमारे, हैं युवाओं को 24 साल में 22 साल में रिटायर कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? चलिए आपको जरूर है, पार्टी का बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्योंकि टाइम की सीमा है, बहुत शुक्रिया चंद लोगों को। अयूब भाई 1 मिनट में अपनी बात। विशेषज्ञ है, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा। देखिए सारी आपने सुनी है इन लोगों की बात, अब आप बताएं। देखिए मैं तो यही चाहूँगा कि परसों को इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है और मेरी तो शुभकामनाएं देशवासियों के लिए होगी, किसी व्यक्ति विशेष पार्टी के लिए नहीं होगी, कि परसों को जो भी सरकार बने वो देश हित में बने, वो युवाओं के बारे में सोचने वाली बने, शिक्षा के बारे में सोचने वाली बने, स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाली बने। तो आने वाली जो भी सरकार है, आपके चैनल के माध्यम से, बिजनेस और स्पीड न्यूज़ के माध्यम से मैं देशवासियों को एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि परसों जो भी सरकार बने वो देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार बने। धन्यवाद। इकबाल भाई देखिए मैं भी अंत में ये कहूंगा कि ये चर्चा बहुत अच्छी रही, आप इसके बधाई के पात्र हैं, लवी जी बधाई के पात्र हैं, वो बाद में आए लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए, सुधीर भाई, अबरार साहब और अयूब साहब। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो हमारी चर्चा होनी थी, जो चुनाव होना था, जो आरोप प्रत्यारोप लगाने थे, वो टाइम गुजर गया, चुनाव हो गया। परसों जो भी रिजल्ट आएगा चुनाव का, हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो बहुमत से जो भी सरकार चुनी जाएगी हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है। और उसके बाद में जो भी सरकार होगी उसका सम्मान और स्वागत सब लोग करेंगे मिलकर। धन्यवाद। लवी अग्रवाल जी 1 मिनट में बस आपसे लास्ट में, फिर मैं उसके बाद समाप्त करता हूँ। देश तरक्की कर रहा है और बहुत नया आयाम छूने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2024 से लेकर 2029 तक का जो समय होगा ना, वो गोल्डन पीरियड होगा। हम एक वोट, एक इलेक्शन पूरे देश में, विधायक, चलिए। चेयरमैन, बस प्रधानमंत्री, एक सबके लिए होगा। चर्चा, हाँ बहुत धन्यवाद। चलिए भाई लाइए वही रख दीजिए। देखिए हमारे साथ थे हमारे नजीबाबाद के बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पत्रकार इकबाल हिंदुस्तानी साहब, उसी के साथ अयूब साहब जो कि विजन कॉलेज चलाते हैं, और बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं सुधीर पराशर जी, आम आदमी पार्टी के अबरार साहब, और भारतीय जनता पार्टी के लवी अग्रवाल जी थोड़ा विलम्ब आए, लेट आए, लेकिन चर्चा करने का विषय यही था कि हमारे शहर में भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे चर्चा की जाए, लेकिन समय की सीमा होती है। 4 बजे हमने कार्यक्रम शुरू किया था, 5 बज चुके हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वही बात हम कहेंगे कि जो भी देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री बने वो गरीबों की सोचने वाले बने, हमदर्द बने, उन लोगों के जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए जो परेशान है हमारे देश की आवाम, किसानों के नेता हो, किसानों के प्रधानमंत्री हो, ऐसे प्रधानमंत्री बने। जो भी सरकार बने देश हित में बने। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, और सब लोगों को, मेहमानों को यहाँ आने के लिए हमारी बिजनौर स्पीड न्यूज की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज से। जय हिंद, जय भारत।